तो मुगल पढ़ रहे थे हम लोग। मुगल में हमने शाहजहां तक पढ़ लिया था, है ना। अभी शाहजहां का लड़का कौन होगा? हाँ, औरंगजेब। आज हम लोग औरंगजेब पढ़ेंगे और तुम लोगों से उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा बताना, हम कम बोलें, है ना। औरंगजेब देखो, बाकी के मुगल बादशाह जितने भी हुए हैं लगभग सभी सहिष्णु हुए हैं। सहिष्णु मतलब समझते हो कि सभी धर्मों को मानने वाले, कोई ऐसे कट्टर टाइप का आदमी नहीं हुआ था। लेकिन ये इसके खानदान में एक अलग प्रकार का आदमी, नई प्रजाति का आदमी पाया गया, है ना। ये सहिष्णु बिल्कुल भी नहीं था, कट्टर टाइप का आदमी था। कट्टर टाइप का आदमी समझते हो कैसा होता है? कट्टर आदमी वो होते हैं जिनकी विचारधारा ऐसी होती है कि हम सही हैं बाकी सब गलत हैं। वो होते हैं कट्टर विचारधारा के लोग, है ना। वैसे ही ये भी था, कट्टर विचारधारा का आदमी था। कहता था हम ही सही हैं बाकी सब गलत हैं, है ना। कहता था हमारा धर्म सही है बाकी सारे धर्म गलत हैं। तो ये कट्टर विचारधारा का आदमी था। तो ये सहिष्णु तो बिल्कुल भी नहीं था। इसका जन्म कब हुआ था, किसी को कुछ पता है? इसका जन्म हुआ था 1618 में। कब हुआ था? 1618 में, है ना। अच्छा, इसकी माता का नाम पता है किसी को? क्योंकि पिता का नाम तो सभी को पता होगा। माता का नाम बताओ कोई लोग। जगत गोसाई। सबकी माता जगत गोसाई, इसके पिता की भी माता जगत गोसाई, इसकी भी माता जगत गोसाई। कोई दादी बुआ कुछ बनेंगी? नहीं बनेंगी, सब जगत गोसाई, सबकी माता ही बन जाएंगी। कुछ तो लॉजिक लगाया करो। मतलब इनके पास कोई भी लड़की के पास कोई लॉजिक है नहीं। पिता की भी माता जगत गोसाई थी, इनकी भी, पोते की भी माता जगत गोसाई हो जाएंगी, सब चलता रहेगा। इतना भी नहीं थे ये लोग ऐसे, मतलब कुछ तो इज्जत रखो, है? माता कौन होंगी इनकी? शाहजहां की पत्नी कौन थी? शाहजहां की पत्नी पता है? एक ही पत्नी, उसकी माता, उसकी पत्नी कौन थी? मुमताज। तो इसकी माता भी वही हो जाएंगी, है ना। तो इसकी माता का नाम मुमताज था। पिता में कोई डाउट है? पिता अकेला ही होता है। तो पिता कौन है? शाहजहां। तो पिता शाहजहां ही रहेगा। अच्छा, पत्नी की बात करें तो इसकी पत्नी कौन है? पत्नी देखो, ये बाकी के अपने परिवार वालों जैसा नहीं है। इसके परिवार वाले जितने भी हुए हैं सब जलवेदार आदमी हुए हैं। किसी की एक पत्नी नहीं हो रही थी, सब कई किए थे। पर ये आदमी था बिल्कुल ब्रह्मचारी टाइप का आदमी, कि इधर उसने फोकस नहीं किया है। इसने फोकस किया अपने काम पे, है ना। और काम को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया इसने, है ना। बहुत ज़्यादा इसने बवाल मचा के रख दिया आपने। तो इसकी पत्नी एक ही है। इसकी पत्नी, तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। कल वो आया था, कह रहा था सर इतनी ज़्यादा पत्नियाँ हो गई हैं, इतनी ज़्यादा औरतें हो गई हैं कि कंफ्यूजन हो गया कि कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका लड़का है ना। तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी एक ही पत्नी है। इसकी पत्नी का नाम है दिलरास बानो बेगम। क्या नाम है? दिलरास बानो बेगम नाम है ना। इसका राबिया बीबी भी कहते हैं इसको। नाम सुना है राबिया बीबी? ये राबिया बीबी वही है। राबिया बीबी किसकी पत्नी है? औरंगजेब की पत्नी है। ये ईरान की रहने वाली थी। कहाँ की थी? हाँ, तो ईरान की रहने वाली थी कौन? राबिया बीबी या फिर दिलरास बानो बेगम। तो इसकी एक ही पत्नी तुमको देखने को मिलेगी, ज्यादा बवाल नहीं मिलेगा। ये बवाल करा इसमें मामले में है, धर्म के मामले में बहुत ज्यादा बवाल किया है। तो धर्म के मामले में बवाल क्या किया? वीर सिंह बुंदेला का नाम सुना किसी ने? नहीं सुना? वीर सिंह बुंदेला एक व्यक्ति थे, इधर लिख दें। वीर सिंह बुंदेला, इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। मंदिर का नाम था केशव नारायण मंदिर। कौन मंदिर था? केशव नारायण मंदिर। ये बनवा दिया था। अब केशव नारायण मंदिर है तो किसका मंदिर होगा? किस भगवान का मंदिर होगा? विष्णु भगवान का होगा, कृष्ण का होगा, राम का होगा, किसी का भी होगा, पर रहेगा उसी कैटेगरी में, है ना। तो वैष्णव मंदिर होगा। तो ये बनवाया था किसने? वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। अच्छा, ये आदमी हमने देखा कि इतना खच्चर टाइप का था कि केवल अपने ही धर्म को सही मानता था, बाकी कहता सब गलत, हम सही बाकी सब गलत। इवन धर्म को भी इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता था। कहता था धर्म के ऊपर हम ही हैं, जो हम कह देंगे वही सही है। इसने ये मंदिर तुड़वा दिया। क्या किया? तुड़वाया, है ना। ये वाला मंदिर किसने तुड़वाया? केशव नारायण मंदिर किसने तुड़वाया? औरंगजेब ने तुड़वाया। अभी भी जब भी धर्म के मामले में कुछ भी लफड़ा होता है तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है ना। और जैसे इसने मंदिर ये तुड़वाया, यहाँ पे तुरंत हो गया जाट विद्रोह। क्या हुआ? जाट विद्रोह। तो तुमसे पूछा जाएगा जाट विद्रोह किसके दौरान हुआ? तो औरंगजेब के दौरान हुआ। अच्छा, इस जाट विद्रोह में अलग अलग नेता थे। कोई भी विद्रोह होता है, कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें अलग अलग तुमको नेता देखने को मिलते हैं, है ना। तो एक नेता थे जिनका नाम था गोकुला। क्या नाम था?
गोकुला। उन्होंने ही क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। किसने? गोकुला ने। जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गोकुला ने नेतृत्व किया। इसने गोकुला को मरवा दिया, कहा कि आओ बेटा तुम मुझसे पंगा लोगे, गोकुला खत्म। अगला आदमी आया राजा राम। राजा राम ने क्या किया, आगे कंटिन्यू किया। जाट विद्रोह का अगला नेतृत्व किसने किया? राजा राम ने नेतृत्व किया। अब ये बंदा इतना ज्यादा खच्चर, कहा अच्छा तुम हमारे नेता को मरवाओगे, अभी देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। इसने पता किया अकबर की कब्र कहाँ है। अकबर की कब्र कहाँ है? क्या बात की है तुमने। तो अनारकली को कैसे भूल सकते हो? अनारकली की कब्र कहाँ है? अनारकली की कब्र कहाँ है? अनारकली को भूल गए तुम लोग, कल ही पढ़ा था। अनारकली की कब्र थी लाहौर में, और उसके प्रेमिका नहीं, उसका प्रेमी, उसके प्रेमी की कब्र वहीं थी। हमने बताया था ना, देखो कोइंसिडेंस देखो, जहां अनारकली है वहीं सलीम भी है ना। तो सलीम की कब्र भी कहाँ पे है? वो भी लाहौर में। तो ऐसे कैसे भूल सकते, इतना रिलेट करा देते हैं तुमको, फिर भी तुम लोग अकबर की कब्र पहुंचा दिए लाहौर है। तो ये गया और राजा राम ने क्या किया, अकबर की कब्र खोदी। क्योंकि कब्र में क्या होता है, जो इस्लाम धर्म के अनुसार होता है, जब लोग मर जाते हैं तो उनको दफनाया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता। कह देते हैं दफनाते हैं तो उससे आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है, आत्मा तृप्त हो जाती है, मुक्ति पा जाती है आत्मा। और सनातन में क्या होता है, शरीर को जलाना होता है तब आत्मा मुक्ति पाती है ना। अगर दोनों में कुछ भी उल्टा हुआ, सनातन वाले की अगर कब्र को दफनाया गया तो उनकी कहते हैं आत्मा शांति नहीं पाएगी, और इस्लाम में अगर इनको जला दिया गया तो आत्मा शांति नहीं पाएगी। राजा राम ने क्या किया, इसकी कब्र को खोदा और खोद करके क्या किया, जला दिया। क्या किया, जला दिया। अब ये भड़क गया औरंगजेब, उसके बाप के बाबा की कब्र खोदी है। कौन है ये? इसके बाप के बाबा है ना, औरंगजेब का बाप कौन है? शाहजहां। शाहजहां का बाप जहांगीर, और जहांगीर का बाप अकबर। तब उसने मतलब बाप के बाबा की कब्र खोद के जला दी। इसको क्या कर दिया है, इसकी आत्मा को शांति नहीं पाने दी, तो ये भड़क गया। उसने क्या किया, फिर राजा राम को भी मरवा दिया, है ना। बहुत खतरनाक टाइप का आदमी था। लेकिन जब भी तुम कुछ भी बवाल करोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी तो बवाल होगा। तो ऐसे ही होता रहा। इसका एक सेनापति था, मीर जुमला नाम था उसका। क्या नाम था? सेनापति कौन था? सेनापति मीर जुमला। इसने इससे कहा कि भाई साहब तुम जाओ, पूरब की तरफ ध्यान दो। अभी तुमने देखा होगा शाहजहां के दौरान इधर पश्चिम का सारा क्षेत्र छूट गया था, अफगानिस्तान वगैरह इधर का चला गया था कब्जे से। इसने क्या किया, उधर ध्यान नहीं दिया, सबसे ज्यादा विस्तार किधर किया, पूरब की तरफ किया। कहा कि चलो इधर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पूरब की तरफ चलते हैं। तो पूरब में अगर तुम देखोगे तो इधर मैप बना दे छोटा सा, ऐसे देखोगे तुम, ऐसे देखो तुम, मान लो हिंदुस्तान है, ठीक है, ज्यादा ही बना लिया मैंने फिलहाल। तो ये हिंदुस्तान है। इसने क्या किया, ये है दिल्ली, यहाँ पे औरंगजेब बैठा हुआ है। इसने क्या किया, मीर जुमला को इधर भेजा। कहाँ? पूरब में। कहा कि बेटा तुम इधर जाओ, इधर भेजा उसको। और यहाँ पे पड़ता है बंगाल के आसपास में पड़ता है, इसको कहते हैं कूच बिहार। कहाँ भेजा मीर जुमला को? कहाँ भेजा? कूच बिहार भेजा। कहा कि बेटा तुम इधर जाओ और इधर कब्जा करो। कूच बिहार कहाँ पड़ेगा? बंगाल में पड़ेगा, है ना। तो इसने कूच बिहार के लिए भेजा और कूच बिहार जीत लिया। कहा कि और आगे बढ़ो, वापस नहीं आना है। ये असम चला गया। कहाँ चला गया? असम चला गया। असम इसके और आगे पड़ता है यहाँ। कहा कि असम चले जाओ, वहाँ कब्जा कर लो जा करके। ये असम भी चला गया। अब इन्हें कहा कि मालिक ने मना तो किया नहीं कि वापस आना है, कहा बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इधर ये और आगे पहुँच गया। इधर पड़ती है अराकाम की पहाड़ियाँ, लगभग म्यांमार के पास पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? अराकाम के पास पहुँच गया। अराकाम कहाँ है? म्यांमार के पास, है ना। तो ये वहां तक पहुंच गया। फिर वहां देखा कि इधर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, अभी वापस हो लेते हैं, है ना। तो ये वहां तक, मीर जुमला कहाँ चला गया? म्यांमार तक इसने कब्जा कर लिया था। तो औरंगजेब का कब्जा कहाँ तक था? म्यांमार तक था। पूरब में सबसे ज्यादा कब्जा किसके शासन में था? औरंगजेब के शासनकाल में था। अब इसका एक और सेनापति था, उसका नाम था, पता है किसी को? शाइस्ता खां। क्या नाम था? शाइस्ता खां। तो इसने क्या किया, शाइस्ता खां को अगली बार भेजा। कहा कि जाओ बेटा तुम भी जाओ, इधर ध्यान दो। अभी बिल्कुल छूट गया था इधर ये वाला एरिया बंगाल का, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो इसने क्या किया, बंगाल को जीत लिया। क्या किया? बंगाल को जीत लिया। अच्छा, पुर्तगालियों के कब्जे में एक द्वीप हुआ करता था, उसका नाम था सोन द्वीप। यहाँ पे हुआ करता था इधर, है ना। तो पुर्तगालियों से इसने सोन द्वीप जीता। क्या जीता? पुर्तगालियों से। किससे जीता सोन द्वीप? पुर्तगालियों से। कौन सा द्वीप?
सोनद्वीप इसने जीत लिया, अपने कब्जे में कर लिया। किसने? शाइस्ता खान ने। क्या किया? इधर पूरा में जीत लिया, उधर पूरा बंगाल इसके कब्जे में हो गया इस बार, है ना। सोनद्वीप भी इसके कब्जे में आ गया। इधर यहाँ पे पड़ता है चटगांव। क्या पड़ता है? चटगांव। तो चटगांव बंदरगाह एक है, अभी बांग्लादेश के कब्जे में है ना। तो चटगांव बंदरगाह तक भी इसने जीत लिया। किसने? शाइस्ता खान ने। तो सबसे ज्यादा अगर मुगल साम्राज्य में बात की जाए तो मुगल साम्राज्य में पूरब की तरफ सबसे ज्यादा विस्तार किस शासक का था? तो औरंगजेब का शासन था। अच्छा, आप बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में भी बहुत कमी। दक्षिण में तो अपना खुद ही रहा ये बंदा, अभी दिल्ली आ गया, लेकिन पहले तो दक्षिण में ही था ना, उससे पहले ये भी खुद ही दक्षिण में था। तो इसने कहा कि दक्षिण की तरफ चलते हैं, लेकिन दक्षिण में जीतना इतना आसान नहीं था, वहां पे कोई भी इतनी आसानी से जीत नहीं सकता था। इसने क्या किया? अब किसे दक्षिण भेजा? कहाँ भेजा? दक्षिण में भेजा बीजापुर। कहाँ भेजा? बीजापुर। बीजापुर किसको भेजेगा? बीजापुर भेजेगा जो उसका सबसे योग्य आदमी होगा, कहेगा सेनापति, उससे सेनापति अलग अलग हैं, कहेगा जो सबसे योग्य सेनापति है उसको भेजो, क्योंकि दक्षिण जीतना इतना आसान नहीं है। तो इसने भेजा सबसे पहले जयसिंह को। किसको भेजा? जयसिंह को भेजा। लेकिन जयसिंह क्या जीत पाए? नहीं, क्योंकि दक्षिण जीतना इतना आसान नहीं था। तो ये वापस आ गए, जयसिंह जीते नहीं। तो फिर कौन आ गया? बहादुर खान। अगली बार भेजा किसको? बहादुर खान को भेजा, और बहादुर खान भी नहीं जीत पाए। फिर अगला सेनापति इसने भेजा अपना, उसका नाम था दिलेर खां। क्या नाम था? दिलेर खां। दिलेर खां भी नहीं जीत पाए। कहा कि यार सबके सब जन खच्चर हो, कोई जीतेगा नहीं जीतेगा, इतने दिन तक हम वहाँ अकेले कब्जा किए हैं और तुमको लोग जा ही नहीं पा रहे हो, यहाँ से कुछ बना ही नहीं पा रहे हो, खुद आना पड़ेगा क्या हमको? फिर आ गया कौन? औरंगजेब खुद आ गया। कहा कौन है खच्चर जो ज्यादा पंगा ले रहा है? अभी औरंगजेब खुद आएगा तो जीतेगा नहीं जीतेगा? जब औरंगजेब खुद आ जाएगा तो सेना का इतना ज्यादा उत्साह बढ़ जाएगा कि राजा स्वयं आ गया है। तुमको याद होगा हल्दी घाटी के युद्ध में हमने बताया था कि केवल अफवाह ही फैलाई गई थी कि अकबर आ गया है, और उसमें पूरा माहौल पलट गया, पूरा गेम लगभग जीत चुका था। कौन? महाराणा प्रताप। पूरा युद्ध लगभग जीत चुके थे। लेकिन जैसे ही अफवाह फैल गई कि अकबर स्वयं आ गया है, उत्साह बिल्कुल 7वें आसमान पे था उसकी सेना का, और फटाक से 2 मिनट में गेम पलट गया। पूरा पलट गया, नहीं पलट गया? अभी ये खुद वास्तव में आ गया। कोई अफवाह थी तब जीत लिया, ये तो वास्तव में आ गया। कोई हरा सकता है इसको? नहीं हरा सकता। अगली बार क्या हुआ? ये क्या हुआ? औरंगजेब जीत गया। किसको? बीजापुर को। दक्षिण में एक और जगह है गोलकुंडा। क्या है? गोलकुंडा। अच्छा, गोलकुंडा के लिए इसने अपने बेटे को भेजा। इसके बेटे का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। तो इसने गोलकुंडा जीतने के लिए मुअज्जम को भेजा, पर वो इतना ज्यादा होशियार आदमी नहीं था। ये इतना खच्चर था कि अगला शासक बनेगा तब बताएंगे इसको भी कितना खच्चर था, है ना। तो ये गया गोलकुंडा जीतने, जीत तो नहीं पाया, पर ये घूस दे के चला आया। जो यहाँ के सेनापति थे गोलकुंडा के, उनको घूस दे आया कि अभी तो हम वापस जा रहे हैं, अगली बार हमारे अब्बू जान आएंगे, है ना, तो तुम अब्बू जान का समर्थन करना, इतने पैसे तुमको हम देंगे। ये घूस दे के चला आया। ये वापस चला आया, जीता तो नहीं। अगली बार कौन जाएगा? औरंगजेब। कौन जाएगा? औरंगजेब। और औरंगजेब जब गया तो सेनापति तो गोलकुंडा का मिल ही गया था, इनसे घूस ले चुका था। तो औरंगजेब जीतेगा नहीं जीतेगा? औरंगजेब ने ये विजय प्राप्त कर ली। तो गोलकुंडा भी जीत लिया, बीजापुर भी जीत लिया, इधर बंगाल और उधर म्यांमार तक इसका शासन था, है ना। तो अगर पूरब में बात की जाए, मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा शासन किसका था? औरंगजेब का सबसे ज्यादा पूरब में शासन था। ये छापो। तो औरंगजेब का एक पुत्र भी था, दूसरा। एक तो मुअज्जम तुमने देखा, बेकार सा आदमी है, पर एक दूसरा भी था जो इसका खुद का विरोध कर रहा था। किसका? औरंगजेब का ही विरोध कर रहा था। उसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। ये वो वाला अकबर नहीं है, ये दूसरा है ना। ये औरंगजेब के बेटे का नाम है, तो तुम इसको क्या कह सकते हो? अकबर द्वितीय कह सकते हो, है ना। इस बंदे ने क्या किया? इसने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? हाँ, अपने अब्बू जान के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। और जब ये अब्बू जान के खिलाफ विद्रोह कर देगा तो अब्बू जान छोड़ेंगे? इतना सीधा आदमी नहीं था। दौड़ाया उसने इसको, ये भगा वहां से, और भग के जाएगा कहाँ? ये पहले यहाँ से भगा तो इधर गया पंजाब। कहाँ गया? पंजाब में हुआ करते थे सिखों के 9वें गुरु। कौन? 9वें गुरु कौन थे सिखों के? सिखों के 9वें गुरु पता है किसी को? नहीं पता? गुरु तेग बहादुर। नहीं पता? नहीं पता तो लिखो गुरु तेग बहादुर। कौन? तेग बहादुर। वो उनकी शरण में चला गया। किसकी शरण में? गुरु तेग बहादुर की शरण में। अब वो तो है लड़ाका टाइप के लोग। सिख क्या हैं? एक लड़ाका प्रजाति के लोग हैं, लड़ने में बहुत ज्यादा आगे रहते थे।
अब तेग बहादुर तो धर्म गुरु हैं सिखों के। अब धर्म गुरु का ये काम होता है कि कोई भी उनकी शरण में आए उनकी रक्षा करना होता ही होता है। इन्होंने रक्षा कर दी, कहा कि आओ हम तुमको बचाएंगे। अब औरंगजेब चिढ़ गया तेग बहादुर से, कहा कि तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो, जो मेरा विद्रोह कर रहा है तुम उसका समर्थन कर रहे हो। बुलाया इनको चांदनी चौक में। किसको बुलाया? इनको गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक में बुलाया। चांदनी चौक कहाँ है पता है? दिल्ली में है। तो इनको चांदनी चौक में बुलाया, कहा कि तुम मेरा विद्रोह करो, मेरा विरोध करोगे। कहा कि मेरा काम ही है, हम तो धर्म गुरु हैं, सब जो भी आएगा हम तो उसको शरण देंगे अपने यहाँ, कोई भी आए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरे खिलाफ गए हो इसलिए तुमको दंड दिया जाता है। दंड तुम्हारा ये है, या तो तुम इस्लाम स्वीकार कर लो या फिर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि तुम्हें सर धड़ से अलग कर दो पर हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर की इसने हत्या कर दी, इनका गला काट दिया। तो तुमसे पूछा जाएगा गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? औरंगजेब ने। सिखों के एक और गुरु हुआ करते थे, गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु। उनकी हत्या किसने की थी? फांसी दिया था, याद हो तो? जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने फांसी दिया था। अच्छा, ये लोग मुगल लोग सिखों से बहुत ज्यादा पंगा ले लिए थे। अब किसी के धर्म गुरु को मारना छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। ऐसे नॉर्मल किसी आदमी को मार दो छोटी मोटी बात चल जाएगा, लेकिन धर्म गुरु को मारना बहुत बड़ी बात होती है। और 2 धर्म गुरु मारे थे। इसी का बदला फिर लिया सिखों ने। पता है कब लिया? जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ हिंदुस्तान से, और जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जितने भी मुसलमान लोग हैं वो सब पाकिस्तान आ जाएं। तो जब भी जा रहे थे तो जाओगे कहाँ से? यहाँ से होकर के पाकिस्तान जाओगे तो यहीं से, और पंजाब होकर के ही तो जाओगे। और पंजाब में कौन मिलेगा? सिख। फिर हुआ बहुत बुरी तरीके से मार काट। गदर मूवी देखी किसी ने? पूरी लाशें भर भर के जा रही थी। किसका खामियाजा था वो? इन्हीं सब का, कि पीछे तुम लोगों ने कर रखा है इतनी मार काट, है ना, तो उसका तुमको भुगतना पड़ेगा। नहीं इस समय तो आगे भुगतना पड़ेगा। अभी तुम सशक्त हो तो जब भी तुम कमजोर होगे तब भुगतना पड़ेगा, पर तुमको भुगतना ना तो वो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सब उसका कारण था, है ना। इसीलिए कहते हैं क्या, अकबर जैसे बन के रहो, सब सहिष्णु, सबके साथ मिलकर के रहो, कोई बवाल ही नहीं, लफड़ा ही नहीं कोई, है ना। तो ऐसे रहना चाहिए। अच्छा, अब ये क्या हुआ? ये यहाँ से भागा, कहा कि ये तो गए, इनकी तो हत्या हो गई। कहा आप किसी दूसरे आदमी के पास जाते हैं। तो ये चलाया दक्षिण में। कहाँ चलाया? और दक्षिण में यहाँ पे इनको कौन मिले? मराठा। कौन मिले? मराठा मिल गए। मराठाओं में उसमें सरदार थे संभाजी। कौन थे? शिवाजी के पुत्र। कौन थे? बहुत वीर आदमी थे, लेकिन वो तो है पूरे दिल्ली का सम्राट, है ना। उसने इनको पकड़वाया संभाजी को, और बहुत बुरी तरीके से संभाजी को मारा था इसने। कहते हैं कि इसने संभाजी के सारे नाखून निकाल लिए थे और खाल को बिल्कुल एक पीस में बाहर निकाला था। शरीर पर से एक पीस में पूरी खाल बाहर निकाली थी। और तुम लोग डायलॉग सुनोगे ना कि तुम्हारी खाल निकाल के भूसा भर देंगे, उसने वास्तव में भरा था भूसा, ऐसे निकाल करके पूरा 1 पीस में निकाला था संभाजी की खाल को। सोचो कितनी बुरी मौत दी थी संभाजी को इसने, है ना। तो संभाजी ने भी समर्थन किया किसका? अकबर द्वितीय का। तो संभाजी की भी इसने हत्या कर दी। किसने कर दी? औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर दी। अच्छा, संभाजी के पिताजी एक हुआ करते थे, उनका नाम था शिवाजी। मराठाओं की बात हुई तो मराठा की बात कर लेते हैं। कौन थे? मराठा होते थे, शिवाजी नाम था, है ना। बहुत ही वीर और साहसी आदमी हुआ करते थे, है ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी इनके खिलाफ पूरा छेड़ दिया युद्ध। अभी क्या हुआ, उस समय जब ये मुगल साम्राज्य था, औरंगजेब था, उस समय सूरत हुआ करता था बहुत ही व्यापारिक केंद्र। वहां से सबसे ज्यादा व्यापार हुआ करता था, है ना। तो जहाँ पे व्यापार ज्यादा होगा वो लोग सशक्त भी ज्यादा होंगे, सक्षम होंगे। तो संभाजी ने क्या किया, यहाँ से जा करके सूरत को लूट लिया। क्या किया? सूरत को लूट लिया, है ना। सूरत में लूट मचा दी। किसने? शिवाजी ने। अभी इसको खल गया कि हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, सूरत तो हमारे कब्जे में आता है, तुमने कैसे इस पे लूट कर ली, है ना। तुम्हारा कौन सा अधिकार, तुम यहाँ कैसे लूट कर ली। अब उसने युद्ध छेड़ दिया इनके खिलाफ। किसने? औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और किसको भेजा? वही जो बंगाल को जीत के आया था, याद करो, शाइस्ता खां। कौन जीत के आया था? तो शाइस्ता खां को भेजा इनसे लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए? शिवाजी से लड़ने के लिए। पर इनको पता नहीं था कि वो शिवाजी हैं। शिवाजी ने इनको पहले ही बार में इनको क्या कर दिया, मृत्यु के सन्निकट पहुंचा दिया। कहा कि चलो तुम्हारा तो गेम खत्म यहीं से। तो शाइस्ता खां को किसने मारा? शिवाजी ने मारा। अभी क्या ये मान जाएगा औरंगजेब? अभी अगला आदमी भेजेगा। अगला किसको भेजा? अगला भेजा जय सिंह को। किसको भेजा?
और जयसिंह भी ऐसे वैसे कोई सेनापति थे नहीं। इनकी और शिवाजी की बराबर की टक्कर हुई, काफी समय तक युद्ध चला। और जब इनको लगा कि ये युद्ध इतनी आसानी से हारेंगे नहीं, शिवाजी थोड़ा कमजोर पड़ रहे थे जयसिंह के आगे, तो इसने प्रस्ताव रखा कि हम लोग संधि कर लेते हैं। तो शिवाजी को भी लगा कि हारने वाले तो है ही हैं, इससे अच्छा संधि कर लें। तो यहाँ पे हुई पुरंदर की संधि। कौन सी संधि हुई? शिवाजी और औरंगजेब। जयसिंह मतलब क्या? औरंगजेब। औरंगजेब का ही तो सेनापति है ये, है ना। तो किसके किसके बीच संधि हुई? हाँ, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। इसमें क्या हुआ? ये हुई थी 1665 में लगभग, है ना। इसमें हुआ क्या? शिवाजी के लगभग 23 किले कोंढाणा सहित मिला करके लगभग 23 किले दे दिए गए। किसको? औरंगजेब को। और इसके बदले में औरंगजेब ने कहा कि हम तुमको स्वतंत्र राजा होने की, तुमको हम परमिशन दे देंगे कि तुम स्वतंत्र राजा हो, तुमको भी मिल जाएगा ये स्वतंत्रता कि तुम हो स्वतंत्र राजा। शिवाजी ने कहा ठीक है, तो हमको स्वीकार तो करो कि हम राजा हैं, उसके बाद हम फिर लूट लेंगे तुमको। शिवाजी लूटने में एक्सपर्ट थे, है ना। तो 23 किले चले गए, उसमें कोंढाणा भी था। तुमने मूवी देखी है तानाजी, है ना। उसी वही कोंढाणा के किले को वापस लाने के लिए फिर लड़ाई होती है ना। तो तानाजी इनके होते हैं सेनापति शिवाजी के, तो उसमें वो लड़ते हैं कोंढाणा को वापस लाने के लिए, ले भी आते हैं, है ना। वही 23 किलो को वापस लाने की जंग होती है। तो क्या हुआ? ये सारे किले इनके चले गए यहाँ से। अब शिवाजी को बुलाया गया, कहा कि आओ, अच्छा दिल्ली आओ। यहाँ से कहाँ आओ? यहाँ से दिल्ली आओ, फिर तुमको यहीं पे मीटिंग होगी, यहीं पे तुमको स्वतंत्र होने की उपाधि दे दी जाएगी, तुम स्वतंत्र राजा हो। शिवाजी ने सोचा कि चलो ठीक है, हम हो गए स्वतंत्र, चलते हैं मिलते चल के। शिवाजी गए, साथ में अपने लड़के को भी ले गए। कौन लड़का था? संभाजी। उसको भी लेकर के गए थे वहाँ, कहाँ? दिल्ली। और जैसे ही दिल्ली लेकर के गए यहाँ पुरंदर की संधि के लिए, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे शिवाजी को इसने कैद कर लिया। क्या कर लिया? हाँ, और संभाजी को भी कैद कर लिया, दोनों कैद हो गए, है ना। और कैद करके रखा कहाँ पे? जयपुर के किले में। कहाँ पे? हाँ, जयपुर के किले में। क्योंकि राजा है, राजा को तुम ऐसे जेल में थोड़ी रह सकते। राजा को कैद करने के लिए भी तुमको थोड़ा सम्मान देना पड़ता है कि वो राजा है, उसको किले में रखा जाता है, पूरी व्यवस्था होती है, पूरा किला में आराम से घूमो वहीं पे, लेकिन बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो जयपुर के किले में रखा गया। लेकिन शिवाजी बहुत होशियार किस्म के आदमी थे। उन्होंने क्या किया? 2-3 महीने तक दाढ़ी नहीं कटवाई, बाल नहीं कटवाए, और एकदम से साधु बन गए, है ना। लड़कों में होता है, दाढ़ी वाड़ी ना कटवाएं, 2-3 महीने बाद वो खुद ही अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे वो है कौन, है ना। होता है नहीं होता है। तो शिवाजी ने भी यही किया, दाढ़ी वाड़ी नहीं कटवाई, बाल नहीं कटवाए, एकदम साधु बन गए। और फिर क्या हुआ? टोकरी ले लिए फलों की और बेचने निकल लिए किले में। किले वालों को जो भी पहरी लगे हुए थे उनको लगा कि ये तो कोई ऐसे ही है, फल विक्रेता है, तो इनको आने जाने की परमिशन है कि ये बाहर निकल आए। औरंगजेब से पूछ रहे हैं फल लोगे? फल। औरंगजेब कहा नहीं लेना है, निकल लिए वहाँ से। शिवाजी वहाँ से कहाँ गए? भाग गए, है ना, टोकरी में बैठ के आराम से। वो बाद में संभाजी भी भाग गया वहाँ से, तभी तो दोबारा संभाजी गया, उनकी मृत्यु हुई जब, है ना। तो शिवाजी वहाँ से निकल लिए। कहा कि बेटा तुमने मुझे कैद क्यों किया था? क्योंकि मैंने क्या किया था? सूरत को लूटा था। कहा कि अभी दोबारा लूटेंगे। अभी क्या किया? दोबारा से लूट लिया। किसको? सूरत को। जैसे ही शिवाजी बाहर आया, दोबारा से फिर से लूटा। कहा कि आओ बेटा तुम मुझसे पंगा लोगे, आओ। तो शिवाजी मतलब इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे, है ना। तो शिवाजी ने दोबारा से सूरत को लूटा। कितनी बार लूटा? 2 बार लूटा। ऐसे अभी मराठा में पढ़ाएंगे शिवाजी के बारे में, तुम लोगों में शायद मराठा ना पढ़ाएं, क्योंकि पेट वाले में ज़्यादा स्पेशल है नहीं, उसमें पूछा नहीं जाता। मुगल से पूछा जाता तो मुगल पे ही बात कर लेते हैं, है ना। अब बात करते हैं औरंगाबाद, इसके औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? औरंगजेब का मकबरा पता है किसी को? औरंगजेब का मकबरा ये बना है औरंगाबाद में। कहाँ बना है? औरंगाबाद। याद करने में आसान रहेगा। औरंगजेब से औरंगाबाद, कोई दिक्कत होगी इसमें? नहीं। हाँ, कहाँ वाला मतलब? ये तो देखना पड़ेगा मुझे, देख लेना। औरंगाबाद बहुत हैं अपने पास में भी। अरे वो नहीं है ना। ये जहाँ तक महाराष्ट्र का हो सकता है ना, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो है। संभाजी। अभी इसको ये जो इसका मकबरा बना हुआ है ना औरंगाबाद में, किसका? औरंगजेब का। तो इस मकबरे को नकली ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकली ताजमहल। बिल्कुल वैसे की जैसा बनाया गया है, ताजमहल के जैसा ही, पर असली असली होता है।
नकली नकली होता है, कितना भी अच्छा बनाओ देखने में लगभग लगता है कि उसकी फोटोकॉपी है, और वो बहुत बेकार सी फोटोकॉपी है ना। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि नकली ताजमहल क्या है, तो औरंगजेब का मकबरा ही है। इसने अपने जीवन काल में बहुत सारे मंदिर तुड़वाए, और यही नहीं कि केवल मंदिर ही तुड़वाए, इसने मजारे भी बहुत सारी तुड़वाई, क्योंकि ये कट्टर टाइप का आदमी था। ये मान के बैठ जाता था कि हम सही हैं तो हम ही सही हैं, बाकी दुनिया में सब गलत हैं। इसने क्या किया, इसने सोने पे प्रतिबंध लगा दिया कि सोने का, स्वर्ण का जो प्रयोग है कोई नहीं करेगा। स्वर्ण के प्रयोग पर प्रतिबंध लगवा दिया। किसने? खुद भी नहीं यूज करता था, कहता था हम भी नहीं पहनेंगे, तुम भी मत पहनो। ये गया अपने घर में अपनी पत्नी से कहने, पत्नी का नाम पता है? राबिया बीबी, है ना। उसने कहा कि तुम भी नहीं पहनना आज से। उसने हड़का दिया, हाँ हम जरूर नहीं पहनेंगे, खेल है कोई नहीं पहनेंगे, हैं। तो पत्नियां किसी की नहीं सुनती। तुम हो गए हिंदुस्तान के बादशाह, घर में नहीं बादशाह हो, तो वो नहीं सुनेंगे किसी की। तो तुमको याद रखना है कि स्वर्ण के प्रयोग पे किसने प्रतिबंध लगा दिया? औरंगजेब ने स्वर्ण के प्रयोग पे प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, सिक्कों पे कलमा लिखा होता था पहले, है ना। कलमा जानते हो क्या होता है? इस्लाम धर्म में होता है, जैसे तुम्हारे यहाँ मंत्र वगैरह होते हैं, वैसे उनमें कलमा होता है। ऐसे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे करके कुछ होता है ना। तो वो सिक्के पे लिखा होता था। तो उसने क्या किया, सिक्कों पर से कलमा हटवा दिया। क्या हटवाया? सिक्कों पर से कलमा किसने हटवाया? औरंगजेब ने। कलमा पता है ना? हाँ क्या है? अब पता हो गया, रट लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, याद रहेगा। यही है, कलमा लिखा होता था सिक्कों पे। इसने कहा कि सिक्कों पे कलमा नहीं लिखा होना चाहिए। अच्छा, ये खुद वीणा बजा लेता था। अब वीणा जानते हो? ये खुद भी वीणा बजाने का बहुत बड़ा शौकीन था। क्या था? ये वीणा वादक भी था। क्या था? वीणा वादक था। वीणा एक वाद्य यंत्र होता है ना। तुमने देखा होगा सरस्वती जी की जितनी भी फोटो देखी होंगी, उनमें उनके साथ में वीणा होता है। तो वही वाला वीणा ये बजाता था, है ना। इसने क्या किया, अकबर ने एक समय में किया था, जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर किस पे लगता था? गैर मुस्लिमों पे, है ना। इसने क्या किया कि जजिया कर दोबारा से लगवाएंगे। क्या जजिया कर दोबारा किसने लगवाया? औरंगजेब ने दोबारा से जजिया कर लगवाया। और सबसे पहले हटाया किसने था? अरे हम पूछ रहे हैं मुगल की बात हो रही है, बताओ। हाँ, अकबर ने क्या किया था, जजिया कर हटाया था। किसके कहने पर? जोधा भाई के कहने पर हटाया था। और इसने क्या किया, दोबारा से जजिया कर लगवा दिया गैर मुस्लिमों पर। ठीक है, छापो। देखो, यहाँ औरंगजेब तक ही जितने थे मेन मुगल साम्राज्य के शासक थे। इसके बाद में जितने भी आएंगे वो खच्चर आएंगे, है ना। बाबर से लेकर के औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य बढ़ता रहा, है ना। धीरे धीरे बढ़ता ही रहा, विस्तार ही होता रहा। लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी आएंगे उनसे धीरे धीरे साम्राज्य का पतन होता रहेगा। इसलिए इसको कहते हैं उत्तर मुगल काल। क्या कहते हैं? उत्तर मुगल काल। इसके औरंगजेब के बाद में क्या रहता है? उत्तर मुगल काल, है ना। तो उत्तर मुगल काल में अभी कौन आएगा? वही अगला शासक बनेगा, मुअज्जम। कौन बनेगा? मुअज्जम। इसको कहते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह नाम से इसने शासन किया। किस नाम से? बहादुर शाह। लेकिन है तो ये वही मुअज्जम ही, है ना, जो घूस देकर आया था गोलकुंडा में। याद है नहीं याद? तो यही अभी घूस दे करके आया था। इसी को अगला बना दिया गया, अगला शासक बना दिया गया। अभी ये सोचो, ऐसा शासक है, ये ऐसा शासक है, इतना बड़ा साम्राज्य इसको दे करके गया है औरंगजेब। पूरा सोचो, इधर म्यांमार तक फैला हुआ शासन है इसका। इसको पता ही नहीं था मेरा शासन है कहाँ तक। इसको बताया था भैया असम तुम्हारे में, कहता है असम भी हमारे में है। इसको पता ही नहीं था। इसलिए इसको कहते हैं साहे बेखबर। क्या कहते हैं? साहे बेखबर, है ना। साहे बेखबर इसीलिए कहते हैं कि शाह मतलब होता है राजा, बेखबर मतलब जिसको जानकारी ही ना हो। तो राजा को ऐसी खुद के साम्राज्य की जानकारी ना हो, उसको क्या कहते हैं? साहे बेखबर। तो इसको उपाधि दी गई साहे बेखबर की। किसको? बहादुर शाह को। इसके बाद में अगला बना जहांदार शाह। कौन बना? जहांदार शाह। अगला शासक कौन बना? जहांदार शाह। ये इसको कहते हैं लंपट मूर्ख। क्या कहते हैं? हाँ, इनके बता तो रहे हैं, अगले जितने भी आए हैं एक से एक कलाकार आदमी हैं, है ना। तो ये लंपट मूर्ख था। ये इतना मूर्ख था कि इसके बाद में इसको गद्दी पे भी दूसरे लोगों ने बैठाया। सैयद बंधुओं ने मिलकर के इसको गद्दी पे बैठाया। इतना खच्चर टाइप का आदमी था। अब ये इतना खच्चर टाइप का आदमी है, तो आगे आने वाली पीढ़ी तो इससे कहेगी जल्दी हटो फिर हम बैठे। कहेगी नहीं कहेगी?
तो अगला आने वाला शासक जो भी था उसने इसको मार दिया। कौन था अगला अगला शासक? अगला शासक था फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर। इसने क्या किया? अपने ही पूर्व शासक को मार दिया। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? घृणित कायर। क्या कहते हैं? घृणित कायर, है ना। कायर इसको इसलिए भी कहते हैं कि इसने 1717 में क्या किया? जो मराठा साम्राज्य था इसको स्वतंत्र मान्यता दे दी। कब? 1717 में मराठा साम्राज्य को मान्यता प्राप्त कर दी। क्या कर दी? हाँ, ये डर गया था। किससे? मराठाओं से। इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया कि जाओ बेटा तुम स्वतंत्र हो। और यही वो है जिसने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी सबसे पहले। कौन था जिसने अभी तुमने वहां पे बताया था, हमने तुमको याद होगा, जहांगीर, उसने अनुमति दी थी। टॉमस रो आया था उसके शासनकाल में। इसने क्या किया? इसने पूरा मैग्ना कार्टा उस पर हस्ताक्षर करके दे दिया कि बेटा तुम करो शासन। तो यही वो था, इसने ही अंग्रेजों को अनुमति दी थी कि तुम यहाँ पे व्यापार कर सकते हो। उसके लिए भी एक कारण था कि ये हो गया था बीमार एक बार, है ना। तो उसका इलाज किया था एक अंग्रेज डॉक्टर था, उसका नाम था हैमिल्टन। तो उसने इसका इलाज किया, ये लगभग मरने वाला था, तो ये बच गया किसी कारण से उसके इलाज से। तो उसने क्या किया? अंग्रेजों को अनुमति दे दी कि तुम यहाँ पे अब क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। ठीक है ना। तो अंग्रेजों को व्यापार की छूट किसने दी? अंग्रेजों को व्यापार की छूट फर्रुखसियर ने दी। किसने दी? फर्रुखसियर ने दी। अगला बादशाह आएगा इसके बाद में, उसका नाम होगा मोहम्मद शाह। क्या नाम होगा? मोहम्मद शाह। अब ये भाई साहब इतने ज्यादा ऊपर क्वालिटी वाले आदमी हैं कि इनकी बात ही खत्म है। दिन भर ये डांस ही देखते रहते थे बैठे बैठे, है ना। पूरी अय्याशी करते थे, है ना। इसलिए इनको रंगीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनका नाम तुम जब भी देखोगे तो इनको कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। देखो सबके नाम मिल रहे हैं, ये साहेब बेखबर हैं, ये लंपट मूर्ख हैं, ये घृणित कायर हैं, और ये क्या है? रंगीला। इनको रंगीला बादशाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह। क्यों कहते हैं? क्योंकि दिन भर अपने घर में ही ऑर्केस्ट्रा चलवाए रहते थे, नाचते रहो, हम बैठे देख रहे हैं, एक साइड में जाम है, इधर चल रहा है माहौल, दिन भर ये देखते रहते थे। इसलिए इनको क्या कहते थे? रंगीला बादशाह कहते थे। हर समय मूड में रहते थे। अच्छा, तुम दिन भर इधर ही रहोगे, यही पे ध्यान दोगे, साम्राज्य पे ध्यान नहीं दोगे तो साम्राज्य तो बिखर जाएगा। बिखरेगा नहीं बिखरेगा? तो सबसे पहले इनका बिखर गया बंगाल। क्या बिखर गया? बंगाल स्वतंत्र हो गया, बंगाल कब्जे से गया। और इधर जो हमारा वाला क्षेत्र है, हमारे वाले क्षेत्र में कौन आता है? अवध। जहाँ पे हम लोग रहते हैं कौन से क्षेत्र में आता है? अवध। ये भी गया इनके कब्जे से, अवध भी छूट गया। इसने कहा कि हम भी जा रहे हैं, है ना। उसके बाद में आया हैदराबाद। हैदराबाद जानते हो, नीचे पड़ता है तेलंगाना में। वो भी अलग हो गया, है ना। निजामुल मुल्क हुआ करते वहाँ के, वो भी चले गए। अवध में सआदत खां, वो भी अलग हो गए। कहा कि हम तो जा रहे हैं भैया, हम नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र हैं। हम क्या हैं? हम स्वतंत्र हैं। तो ये चले गए, इन्होंने अपना अलग से साम्राज्य बना लिया, है ना। फिर क्या हुआ? 1737 आया। क्या आया? इसी के आसपास ये भी गए थे, है ना। ये चले गए। 1737 में फिर आया बाजीराव। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्यासी नहीं। याद है? उसने कहा था कि ये मिट्टी, डायलॉग याद है? किसी ने बाजीराव मूवी देखी हो तो? बाजीराव नहीं देखी? उसने डायलॉग दिया था, एक ऐसा था उसमें डायलॉग कि उसमें एक ऐसे मिट्टी लगाई गई थी, मिट्टी पे मोरपंख लगाया गया था और इसका टेस्ट कराया गया था, है ना, कि तुम्हें योग्यता कितनी है ना। मोरपंख लगाया गया था, इसको धनुष दिया गया था, उससे उसको काटना था, चाहे तलवार से काटो या धनुष से, तुमको उसको परमिशन थी। तो इसने धनुष लिया, है ना। तो उसने एग्जाम्पल दिया, उसने शस्त्र का एग्जाम्पल दिया, धनुष से निशाना लगा करके अपने शास्त्र का एग्जाम्पल दिया, डायलॉग से अपना डायलॉग सुनाया। उसने कहा कि ये मिट्टी हिंदुस्तान की है और ये पंख मुगलिया सल्तनत, है ना, और इसकी जड़ें हैं दिल्ली में बैठा मुगल शासक, और ये तीर मराठा साम्राज्य का है। उसने ऐसा मारा वहां पे, मिट्टी में अगर मोर पंख लगाया गया होगा, तीर से काटना होगा उसको तो कैसे कटेगा। तो इसने बताया था कि जब भी तुमको आक्रमण करना, किसी पे हमला करना, तो उसकी जड़ पे हमला करो, क्योंकि मिट्टी में तो कुछ गड़ा होगा ना मोर पंख। उसने वहीं अंदर ही उस पर हमला किया, तो वो अंदर अंदर कट गया मोर पंख। ऊपर मारता तो उखड़ के गिर जाता, नीचे मारा तो आधा आधा वो कट गया। तो उसने क्या किया कि अभी हमको हमला जड़ पे करना है, ऊपर नहीं। जड़ पे हमला करेंगे तो कितने बड़े से बड़ा पेड़ होगा वो धराशायी हो जाएगा। तो इसने कहां पे हमला कर दिया? जड़ क्या है? जड़ तो दिल्ली है, चलो दिल्ली,
इसने दिल्ली पे हमला कर दिया, है ना। ज्यादा आदमी भी नहीं लेके गया, केवल 500 घुड़सवार लेकर गया। क्या? हाँ, 500 घुड़सवार लेकर के गया। और इधर ये भाई साहब रंगीला बादशाह डांस देख रहे हैं आराम से। उधर पहुंच गया ये पहुंच गया। कौन आया था? बाजीराव। यहाँ से कौन आया? 500 घुड़सवार लेकर के कौन आया? बाजीराव, है ना। इसको बाजीराव प्रथम भी कहते हैं, है ना। तो बाजीराव आ गया। अब बाजीराव यहाँ पहुंच चुका है और ये आराम से जुटे पड़े हैं, आराम से डांस देख रहे हैं, बेखबर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसने पकड़ा इनकी मुंडी, भाई साहब आओ तुमको हम बाहर दिखाते चल के डांस, है ना। तो इसने कहा कि मुझे छोड़ दो, ऐसा है तुम मुझसे जो चाहते हो वो ले लो। तो ये जो मराठा थे ये दिल्ली पे कब्जा नहीं करना चाह रहे थे, ये केवल दिल्ली को अपने अधीन करना चाह रहे थे। ये नहीं चाहते क्योंकि इनको पता है ये इधर कहाँ रह रहे थे, ये तो नीचे रह रहे हैं, यहाँ पे हैं, और दिल्ली यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ ये जा नहीं सकते थे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इनको इधर छोड़ना पड़ेगा, है ना। पुणे छोड़ना, इनकी राजधानी पुणे हुआ करती थी, तो इनको पुणे छोड़ना पड़ेगा दिल्ली में अगर कब्जा करना है। तो चाह रहे थे कि हम यहीं बने रहें और ये हमारे कब्जे में रहे, है ना। उस पर शासन करना चाह रहे थे। तो यही था, इन्होंने कहा कि हम तुमको मारेंगे नहीं, तुमको हम अपने अधीन कर लेंगे। तुमको क्या करना है? तुमको 5 लाख रुपए हर बार देने होंगे। कितने? हाँ, ये तुम्हारा टैक्स हो गया। किसको कह रहा है? ये रंगीला बादशाह को कह रहा है कि तुम मुझे 5 लाख रुपए टैक्स दोगे और इसके बदले में हम तुम्हारी क्या करेंगे? मदद करेंगे, जान बख्शेंगे और मदद भी करेंगे। कोई बाहर से आएगा तो हम तुम्हारी मदद भी करेंगे, है ना। अभी देखना कैसे मदद करेगा इनकी। पहले इतना छापो, फिर बोर्ड खाली करते बताते हैं। अभी देखो, अभी बात हो रही थी किसकी? रंगीला बादशाह की, है ना। तो रंगीला बादशाह क्या है, वो अपना जुटा रहता था। उसको अभी इन्होंने, बाजीराव ने ऐसा कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, जब भी तुम पे कोई आक्रमण करेगा तो लड़ने के लिए तुम्हारी तरफ से हम आएंगे, तुमको बचाने के लिए हम आएंगे, लेकिन उसके बदले में तुमको 5 लाख रुपए मुझे हर बार भिजवाने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे 5 लाख रुपए वो भिजवाता रहा, सोचता रहा कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बाजीराव मुझे बचाने आएंगे। और ये लड़ाका टाइप के लोग थे, लड़ने में एक्सपर्ट थे। इनको लगा कि अब हम स्वतंत्र हैं, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता हमारा, है ना। तो ऐसे हम हिंदुस्तान यहाँ बना लें, ये ऐसे है, ठीक, ये हिंदुस्तान है हमारा। इधर एक पड़ता है ईरान। क्या पड़ता है? ईरान से आ गया नादिर शाह। कौन आ गया? नादिर शाह। इसने क्या किया? हुआ ये था कि ये इधर मराठा थे, मराठा लोग इधर उधर लूटपाट खूब करते थे, लूट लाते थे। एक बार चले गए इधर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में पड़ता है अटक, वहां हमला कर दिया, वहां लूट के चले आए है ना। तो लूटपाट बहुत मचा देते थे। नादिर शाह भड़क गया। नादिर शाह ने कहा कि तुम हमारे ईगो की बात करो। नादिर शाह को कहते हैं एशिया का नेपोलियन, मतलब ठीक ठाक आदमी था, उसके यहाँ से लूट करके चले गए। वो भड़क गया, है ना। उसने कहा कि तुम मेरे यहाँ लूट करके आओगे। वो भड़क के चलाया यहाँ दिल्ली। कहाँ चलाया? दिल्ली। अच्छा, इसमें हुआ ये था, नादिर शाह के साथ ऐसा था नहीं, नादिर शाह को बताया गया था, नादिर शाह को ये बताया गया था कि दिल्ली के पूरब में इधर पड़ता है क्या? अवध, है ना। और अवध में बहुत पैसा है। क्या है? पैसा बहुत है। तो इसने कहा कि हम भी लूटेंगे चल के। कहाँ जाएंगे? अवध में चलेंगे। तो ये अवध लूटने कौन आया था? नादिर शाह, है ना। कहाँ गया? अवध। अवध में शासक था सआदत खां। कौन था? सआदत खां। इसने कहा, जब ये पहुंच गया वहां, नादिर शाह बहुत खच्चर आदमी था। सोचो, एशिया का नेपोलियन कहा जाता, छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना होगा, बहुत बड़ी चीज था नादिर शाह। जैसे ही अवध पहुंच गया, सआदत खां उससे घुटनों में आ गया, साहब मारना नहीं, तुमको जितना लूटना है देखो चल के, हमारे पास पैसा ही नहीं है। हाँ, खजाना खोल के दिखाया, देखो 2000 की एक खाली नोट पड़ी है और तो कुछ है नहीं। उससे ज्यादा का तो हम तिजोरी बेचेंगे, वो निकल आएगी, जितना उसके अंदर नहीं उससे ज्यादा की तो तिजोरी है। अभी हमको 2 ही साल हुए हैं, 1937 में, 1737 में अलग हुआ, अभी 1739 में आ गया था खच्चर। कब आ गया? कहा साहब, अभी 2 ही साल तो हुए हमको अलग हुए, है ही नहीं पैसा हमारे पास। तो उसने कहा कि मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। कहा साहब बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। तो उसने कहा कि मुझे तो जानकारी मिली है कि इधर बहुत पैसा है। तो सआदत खान ने कहा साहब तुमको बहुत सही जानकारी मिली है, पैसा बहुत है, पर अवध में नहीं है। पैसा कहाँ है? दिल्ली में बहुत पैसा है। तो कहा तुम वहाँ जाओ तो तुमको पैसा मिलेगा। अब ये भड़क गया, कहते हमको बेवकूफ़ समझ रहे हो, हम इधर जाएं उधर जाएं यही बनाते रहें, वहाँ से जाए वो कैसा है, यहाँ नहीं पैसा, फिर हमको कहीं और भेज दे कि वहाँ लूटो जाके। तो इसने कहा कि साहब अगर वहाँ दिल्ली में तुमको पैसा ना मिले तो हमको मार देना आके। ऐसे होता नहीं होता है, कहते अगर वहाँ ना मिले तो हमको मार देना आके। तो नादिर शाह ने कहा देखो अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुमको मारेंगे तो पक्का मारेंगे, पर बहुत बुरी मौत मारेंगे, तो नाखून नोचेंगे, आंखें निकाल लेंगे, खाल नोचेंगे, बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। उसने कहा कि साहब जाओ, पता है हमको कि वहाँ पैसा है, इसको पता था कि वहाँ मिलेगा। अभी क्या हुआ, नादिर शाह यहाँ से लौट के कहाँ गया? दिल्ली। और दिल्ली में बादशाह कौन है?
वही रंगीला बादशाह आराम से डांस देख रहा है। ये भी आया। जैसे ही नादिर शाह दिल्ली पहुंचा, रंगीला भाई साहब छोड़ के भाग गए इधर, तिब्बत चले गए। इधर छोड़ के निकल चुके हैं ये। इनको पता लगा कि आ रहा है नादिर शाह, ये छोड़ के भाग गए। कहा कि हो गया डांस, बहुत देख लिया, चले गए, यहाँ से प्रस्थान कर गए। अब जैसे ही ये पहुंचा नादिर शाह दिल्ली, और दिल्ली में देखता है वो मयूर सिंहासन। क्या देखता है? मयूर सिंहासन। इसका दिमाग हिल जाता है कि यार इतना सुंदर कोई चीज हो सकता है सिंहासन, है ना। इसने सिंहासन में बैठ के खूब फोटो खिंचवाई, है ना। अच्छा, सिंहासन इसने देखा, उस सिंहासन पे लगा हुआ था कोहिनूर हीरा, है ना। बहुत सारे वहां पे आभूषण थे, बहुत सारा सोना था, सब कुछ ये लूट के ले आया। बहुत कुछ उसको मिला, बड़ा खुश हुआ, कहा कि बहुत सही है। तो मयूर सिंहासन को किसने लूटा? मयूर सिंहासन कौन उठा ले गया? कोहिनूर हीरा कौन ले गया? तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा मगध से, मुगल सल्तनत से कौन ले गया? नादिर शाह। अभी ये लेकर के चला गया। इतना ज्यादा पैसा इसको दिल्ली में मिला जितना इसने सोचा भी नहीं था। जितने हाथी घोड़े लेकर के आया था, सब पे खूब पैसा लादा। इवन जितने सैनिक थे उनको पैदल कर दिया, कहा तुमसे कोई पैदल आना, सारा सामान घोड़ों पे ला दो, हाथियों पे ला दो। ले ही नहीं जा पा रहा था, सामान रास्ते में गिर रहा था। तो इसने सोचा यार इसने मदद की थी हमारी, और इसको दे देते चल के पैसे, है ना। बच्चे कुछ जो ऐसे गिर ही जाएंगे रास्ते में, इससे अच्छा चलो दे देते चल के सादत खां को। बेचारा गरीब आदमी रोने लगता है बात बात पे, है ना। अभी जैसे ये चला अवध की तरफ, सादत खां ने देखा कि वो आ रहा है नादिर शाह पूरी सेना के साथ में। इसकी हवा खराब हुई, लगता है दिल्ली में पैसा नहीं मिला। उसने पूरा ऑर्केस्ट्रा में खर्चा कर दिया, रंगीला बादशाह बर्बाद कर दिया दिल्ली को। इसकी हवा खराब हुई कि अभी नादिर शाह आएगा, फिर मेरा नाखून नोचेगा, खाल निकालेगा, आंखें फोड़ेगा। डर गया कौन? सादत खान। और वापसी में जब आ रहा था नादिर शाह, तो इसने क्या किया? सादत खान ने आत्महत्या कर ली। क्या कर लिया? किसके डर से? नादिर शाह के डर से उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। अब ये यहाँ पहुंचा अवध में नादिर शाह, उसकी जो पत्नी थी वो लड़ी आ रही है, तुम्हारी वजह से हमारे बुढ़ऊ आत्महत्या कर लिए, नहीं आते इधर तो क्या हो जाता। वो लड़ी जा रही है, वो कह रहा है हम तो पैसा देने आए थे, तुमको मदद करने आए थे। उसने कहा वो तो निकल लिए, आपका मदद ऊपर करो जाके। तो नादिर शाह यहाँ से चला गया वापस, है ना। ऐसे हुआ था। तो नादिर शाह ने हमला कब किया था? 1739 में। इसने क्या क्या लूटा? हिंदुस्तान से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट ले गया। अभी ये तो भाई साहब निकल लिए, भाग गए थे। अभी अगला शासक कौन बनेगा? अगला शासक बनेगा अहमद शाह। कौन बनेगा? अहमद शाह, है ना। क्योंकि ये नादिर शाह यहाँ पे रुकने तो आया नहीं था, वो रुकने आया था, शासन करने नहीं आया था। क्योंकि उसका वो एशिया का नेपोलियन वही कहा जाता था। अफगानिस्तान में उसका अच्छा खासा दबदबा था, पूरे एशिया में सबसे बड़ा उस समय वही शासक माना जाता था। बहुत खच्चा टाइप का आदमी था। तो उसको दिक्कत थी, केवल पैसे चाहिए थे उसको, क्योंकि वहां से लूट के लाए थे शिवाजी। तो उसने कहा कि हम भी हिंदुस्तान से लूटेंगे चल के। तो ये चला गया उधर। अभी क्या आया? अगला कौन बन गया? अहमद शाह। अभी ये नादिर शाह इतना लूट ले गया था दिल्ली से कि इसके पास कुछ बचा ही नहीं था। तो जो भी सामान बचे थे, तो इन सामानों को बेच बेच कर क्या कर रहा था? सामान बेचकर ये लोगों का वेतन दे रहा था। जो भी इसके कार्यकर्ता लोग थे, जो कर्मचारी थे, उनको वेतन देने तक के पैसे नहीं थे। तो अहमद शाह को अपना सामान बेच बेच करके वेतन चुकाना पड़ रहा था, है ना। तो उसके पास कोई विशेष काम तो करेगा नहीं। फिर अगला शासक कौन आएगा? आलमगीर। कौन आएगा? इसको आलमगीर द्वितीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलमगीर सेकंड। इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में। तो इसके समय में केवल यही एक विशेष घटना है, बाकी कुछ हुआ ही नहीं है इसके समय में। अब आ जाता है शाह आलम द्वितीय। कौन आता है? ये इसके ये मुगलों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अंग्रेज जीत लिए थे, पर यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित नहीं की थी। इस युद्ध से सत्ता स्थापित नहीं की। अभी बक्सर का युद्ध होगा, तब अंग्रेज थोड़ा ज्यादा पावरफुल होंगे। वो अंग्रेजों का यहीं से गेम पलट हो जाएगा, बक्सर का युद्ध, है ना। अभी प्लासी का हुआ। तो इसके समय में केवल प्लासी का युद्ध हुआ। अगला कौन शासक बनेगा? शाह आलम द्वितीय। इसके समय में बहुत ज्यादा बवाल हो गया। किसके समय में? शाह आलम द्वितीय के टाइम पे। इसके समय में क्या हुआ? 1761 में एक घटना घटी थी, किसी को याद हो तो बताओ। हाँ नहीं, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। 61 में क्या हुआ है? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है। क्या हुआ है? पानीपत का तृतीय युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ है? हाँ, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। किसके बीच में?
अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली जानते कौन है? अच्छा, पानीपत मूवी देखी? पानीपत एक मूवी आई है, हो गया 1-1.5 साल हो चुका है, मतलब मूवी देखा करो तुम लोग है ना, मूवी का डिफरेंस देते रहते तुमको। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ है। चिढ़े बैठे हैं कि तुमने मुझे लूटा था, है ना, ये भी वहीं से आया जहाँ से नादिर शाह आया था, ने कहा कि तुमने मुझे लूटा था, अभी हमारा तुम्हारा टक्कर होगा, है ना। तो यहाँ पे मराठा बहुत पूरे साहस के साथ लड़े हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था ये युद्ध। कौन जीता? ये पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली जीता, लेकिन फिर भी उसने आगे की ओर कूच नहीं की और मराठाओं के साहस को देख करके कहा कि ऐसे योद्धा होते हैं तो लड़ने में मजा आता है, और मराठाओं को वहीं से सरजमी को चूम करके चला गया कि ऐसे योद्धा होने चाहिए, ऐसे लोगों से लड़ने में मजा आता है ना। तो ऐसा था अहमद शाह अब्दाली। इसी के समय में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध। जैसे अहमद शाह अब्दाली आया ना, मराठाओं के साथ में युद्ध होना था, क्योंकि मराठाओं ने वचन दिया था कि जब भी कोई आएगा दिल्ली पे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये आया मदद करने के लिए, तो मराठाओं के बीच में युद्ध हो गया। लेकिन भाई साहब यहाँ पे जो बैठा हुआ था, कौन? शाह आलम द्वितीय, ये भी भाग लिया, कहा कि इधर लड़ने दो, तब तक हम साइड में हैं, है ना, इधर लड़ो, देखा जाएगा जो भी बाद में होगा। इसके बाद में फिर से मराठाओं ने बिठाया गद्दी पे, है ना, क्योंकि मराठा क्या चाहते थे, कोई पुतला बैठा रहे, काम हम करते रहेंगे, है ना। फिर होता है 1764 में क्या, बक्सर का युद्ध, है ना। बक्सर के युद्ध में क्या होता है, यहीं से डिसाइड हो जाता है कि कौन हिंदुस्तान पे अभी शासन करेगा। ये नहीं कह सकते कि कौन शासन करेगा, पर ये डिसाइड हो गया था कौन शासन नहीं करेगा। मराठाओं को हरा दिया था इन्होंने, है ना, मुगल तो बर्बाद ही हो गए थे, भाग जा रहे थे देख देख के। तो अभी अहमद शाह अब्दाली वो चला गया, बचा कौन? अंग्रेज। तो शासन कौन करेगा अभी? अंग्रेज। इस बक्सर के युद्ध से ही बहुत कुछ निर्धारित हो गया था। इस वाला युद्ध को कौन जीत लिया था? अंग्रेज जीत लिए थे। तो अंग्रेजों का काम ये था, वो शासन नहीं करना चाहते थे, वो केवल व्यापार करना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे यहाँ पे, है ना। तो उन्हें मुगल बादशाह को बुलाया। कौन था मुगल बादशाह? शाह आलम द्वितीय। इसको बुलाया, कहा कि हम लोग संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हमको तुमको मारना नहीं है, तुमको मारने नहीं आए हैं, क्या कर लें, हम लोग संधि कर लें। और संधि ये है, इलाहाबाद की संधि कहलाती है। कौन संधि? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई है? 1765 में। 64 में युद्ध हुआ, 65 में इन्होंने संधि कर ली। और संधि में क्या था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इधर का जो भी क्षेत्र रहेगा, ये बंगाल का, ये बिहार का और ये उड़ीसा का, ये तीनों क्षेत्र का टैक्स हम वसूलेंगे। इस संधि में क्या बात हुई कि इन तीनों क्षेत्र का, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, तीनों क्षेत्र का टैक्स हम वसूलेंगे। बाकी शासक तुम ही रहना, वहां के राजा तुम हो, वहां के टैक्स हम लेंगे। इसने कहा ठीक है। इसको इतनी खच्चर को बात नहीं पता थी कि राजा रहोगे, विकास के काम तो तुमको ही करने पड़ेंगे, खर्चा तो तुम्हारा ही होगा, सेना तुम ही लगाओगे, सेना को वेतन तुम ही दोगे, पर वहां का पैसा वो ले जाएंगे। कितना होशियार निकले अंग्रेज। कहा कि करो, शासक तुम ही हो, हमको यहाँ रहना नहीं है, शासन हम नहीं करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, केवल टैक्स वसूलेंगे। टैक्स वसूलने की अनुमति कहाँ से मिली? इलाहाबाद की संधि से मिली। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुई? अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई। अच्छा, यही एकमात्र ऐसा शासक है जो उत्तर मुगल काल में सबसे लंबा शासन करेगा, है ना। सबसे लंबा शासन उत्तर मुगल काल में शाह आलम द्वितीय का ही रहता है, ठीक है ना। तो इलाहाबाद की संधि याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसको छापो। अच्छा देखो, इसमें इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जितना भी राजस्व था किसके पास जाता था? अंग्रेजों के पास। और शासन किसका था? शाह आलम द्वितीय का, है ना। तो शाह आलम ने कहा कि हमें क्या मिलेगा इससे करने से? तो अंग्रेजों ने कहा तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? उसने कहा हाँ, ऐसे थोड़ी ना हम शासन करेंगे, फ्री में शासन करेंगे, काहे के शासक हम, है ना। तो उसने कहा कि चलो अच्छा। अंग्रेजों ने कहा कि तुमको हम पेंशन देंगे, है ना। तो अंग्रेजों के पेंशन भोगी हो गए थे मुगल। सोचो, ऐसा समय था जब भगा दिया करते थे अंग्रेजों को, अकबर के समय, है ना, जहांगीर के समय भगा दिया करते थे, जाओ नहीं चाहिए, है ना, भागो यहाँ से। अभी ऐसा समय आ गया कि वो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे हैं। कौन? शाह आलम द्वितीय, है ना। तो अंग्रेजों से पेंशन भोगी हो गए थे। उसके बाद में इनके अगले शासक आए। अगला शासक कौन बनेगा इनका? अगला शासक होगा अकबर। कौन होगा? वो वाला अकबर नहीं है, ये फिर से दूसरा अकबर है ना। ये कौन सा है? अकबर तृतीय नहीं, इसको द्वितीय ही कहना, क्योंकि वो दूसरे वाले का नाम ही नहीं आता है। औरंगजेब का बेटा जो था वो शासक बना था क्या? नहीं। तो इसको दूसरा शासक कहते हैं, यानी कि अकबर द्वितीय नाम से भी इसको भी जानते हैं, ठीक है ना। तो जब भी औरंगजेब के बेटे के विद्रोह के बारे में बात होगी तो वहां पे भी तुमको अकबर द्वितीय नाम मिलेगा, और शासक के बारे में बात होगी तो भी तुमको अकबर द्वितीय ही मिलेगा, क्योंकि वो औरंगजेब का बेटा शासक नहीं बना था, है ना।
तो अकबर द्वितीय के बारे में बात करते हैं। इसमें इसके समय काल पे क्या हुआ, जो पेंशन मिल रही थी ना, तो वो तो शाह आलम में तो आधे टाइम से शुरू हुई। पहले शासक बना था तो शुरुआत में थोड़ी ना थी पेंशन, इसमें शुरुआत से ही थी। जब से ये बना तब से ही शुरुआत से इसको पेंशन मिल रही थी, क्योंकि पीछे से चलता चला आया था इलाहाबाद की संधि। इसके समय में क्या हुआ, पेंशन कम कर दी अंग्रेजों ने। क्या किया, पेंशन कर दी कम। अब ये भड़क गया कि इतने कम में कैसे खर्चा चलेगा, इतनी महंगाई का जमाना है, इतने में तो दाल रोटी भी नहीं मिलेगी, है ना, लुंगी कहाँ से लाएंगे हम अपनी पहनने वाली। तो इसको बड़ा दिक्कत हो गई कि इतने कम पेंशन में काम चलेगा नहीं, थोड़ा पेंशन बढ़ाओ हमारी। अब इसकी बात सुनता कौन, इनको पेंशन कौन दे रहा है, अंग्रेज। और इस समय तक अंग्रेजी जो क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन आ चुकी थी, है ना। तो इसने अपने एक आदमी को भेजा जिसका नाम था राम मोहन राय। क्या नाम था, राम मोहन राय। इनको बुलवाया, कहा कि यार तुम वकील आदमी हो और चले जाओ लंदन, मेरी एक बात कह देना जाके क्राउन से कि मेरी पेंशन बढ़वाएं, इतने कम खर्चे में काम नहीं चल रहा है। तो राम मोहन राय ने कहा हम काहे कहें, हमको क्या लगा है वहाँ जाए, काहे जाए, हम नहीं जाएंगे। उसने कहा कि अरे यार ऐसी बात नहीं है, तुमको हम देखो कितना सम्मान दे रहे हैं, तुमको कहा राजा कह दिया। क्या कहा कि तुम तो राजा टाइप के आदमी हो, है ना। सोचो खुद राजा नहीं रहेगा, खुद पेंशन पा रहा है ना, दूसरों को राजा बना रहा है। कहा कि तुम राजा हो। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने दी, है ना। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अब भैया राजा राम मोहन ने कहा कि चलो अब राजा की उपाधि दे दिए तो थोड़ा कर देते तुम्हारा काम। ये वकील आदमी थे, चल दिए लंदन पहुंचे। तो जब वहाँ ट्रेन में बैठे हुए थे तो सूटकेस में कपड़े ले जाते थे, तो ऊपर सूटकेस रखे हुए थे वहाँ साइड में रैक में, वो सूटकेस आके इनकी खोपड़ी पे गिर गया, है ना। और इनको क्या हुआ, इनकी दिमाग की हालत बिगड़ गई, ये भूल गए सब कुछ, यहाँ गए, इनको बीमारी हो गई मेनिंजाइटिस। कौन हो गई, मेनिंजाइटिस के कारण इनकी लंदन में ही मृत्यु हो गई। क्या हो गई, लंदन में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका पेंशन बढ़ा, पेंशन धरा का धरा रह गया, बेचारे को ले डूबे, है ना। अच्छा खासा इंसान ले डूबे। अगला शासक कौन आएगा, अगला शासक आएगा बहादुर शाह। कौन आएगा, ये एक बार आ चुका है, वो रंगीला था, है ना। ये कौन है, नहीं वो रंगीला नहीं था, बहादुर शाह सबसे पहले था, है ना। सबसे पहले साहेब अकबर, है ना, वो सबसे पहला था। उत्तर मुगल काल में सबसे पहला शासक कौन था, बहादुर शाह प्रथम, है ना, जिसको क्या कहते थे, साहेब अकबर। अभी ये क्या है, ये बहादुर शाह द्वितीय है, इसको जफर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसका नाम सुनने को मिलेगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर किसको कहते हैं, दूसरे वाले बहादुर शाह को, ठीक है ना। ये आखिरी शासक है, इसके बाद मुगल खत्म, है ना, ये खत्म यहाँ से। इसके टाइम में क्या हुआ, अभी पेंशन कम ही की थी, इस बार इसने पेंशन खत्म कर दी। क्या कर दिया, पेंशन खत्म। अभी ये बेकार हो चुका है, इसके पास राजा तो है पर इसके पास पैसे नहीं है, इसके खुद को खाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, इसके पास कुछ पैसा नहीं है। अभी ये महल में रहता था तो महल को किराए पे उठा देता था कि इसी से खर्चा निकलेगा। लाल किला को किराए पे उठा देता था कि इस वाले रूम में तुम रह लेना, है ना, तो उससे खर्चा चलाता था। अंग्रेजों ने क्या किया, लाल किला छीन लिया इससे। क्या किया, लाल किला इसे छीन लिया। अब इसने कहा कि अब हम रहेंगे कहाँ, तो कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देते हैं। अंग्रेजों ने इसके रहने की व्यवस्था जानते हो कहाँ की, कुतुब मीनार में। कहाँ की, और कुतुब मीनार कोई बिल्डिंग थोड़ी ना है जिसमें रहोगे जाकर के, तो मीनार टाइप का है, सीधा ऐसे खंभा टाइप का बना हुआ, थोड़ा बड़ा है, तो उसमें नीचे वाले में पोर्शन में है जगह। कहा कि उसी में रह लो जाके, हाँ भट्टा है वो, उसमें नीचे रहने की व्यवस्था उनको करा दी गई। किसकी, बहादुर शाह जफर की। तो बहादुर शाह जफर कहाँ रहता था, कुतुब मीनार में रहता था। अभी इसका सब कुछ छीन लिया गया था, अभी राजा भी नहीं रह गया था, इसका लाल किला भी इससे जा चुका था, पेंशन भी इसकी खत्म हो चुकी थी। तो ये भड़का घूमता था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। फिर बात आई 1857 की, और 1857 में हुआ सैनिक विद्रोह। क्या हुआ, सैनिक विद्रोह हुआ। तो लोगों ने इससे कहा कि नेतृत्व करता कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जिसकी इमेज बहुत बड़ी हो, है ना, जिसकी बातें सभी सुने। तो इसने कहा कि हम नहीं करेंगे, हमारे चक्कर ना रहना, अंग्रेज बहुत मारते हैं। तो लोगों ने भड़काया इसको, कहा कि तुम मुगल बादशाह हो, है ना, अकबर हुआ करते थे तुम्हारे यहाँ, बाबर को भूल गए हैं, तुम उनके खानदान के हो। ये भी आ गया जोश में कि हाँ है तो उन्हीं के खानदान के। कहा कि हम करते हैं नेतृत्व तुम्हारा, है ना। तो सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह जफर ने। अंग्रेजों को पता लग गया, अंग्रेजों को पता लग गया कि भाई साहब तुम अभी भी नहीं सुधरे,
इसने बहादुर शाह जफर के 2 बेटे थे, है ना, दोनों बेटों को पकड़ लिया। क्या किया? किसने? अंग्रेजों ने पकड़ के ले गए हुमायूं के मकबरा में। कहाँ ले गए? हुमायूं के मकबरा में। और वहां ले जाकर के कहा कि जल्दी से जल्दी तुम मेरे सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे दोनों बेटों को मार देंगे। क्या करेंगे? दोनों बेटों को मार देंगे। और हुमायूं ने सरेंडर तो इसने बहादुर शाह द्वितीय ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसके दोनों बेटों को फिर भी मार दिया, है ना। क्या किया? इसके दोनों बेटे मर चुके थे। अभी ये पगला गया कि अब हम क्या करेंगे, अब तो खानदान भी खत्म। अच्छा, ये हुमायूं के मकबरे की जब भी बात होगी तो इसमें याद रखना कि सबसे ज्यादा लोग यहीं दफनाए गए। इसमें लगभग 80 से 90 लोग दफन पड़े हैं। कितने हैं? 80 से 90। और ये सबके सब लोग कहाँ के हैं? सब मुगल खानदान के हैं। मुगल खानदान में ही हैं सभी। तो सबसे अगर पूछा जाए किस मकबरे में मुगल साम्राज्य के सबसे ज्यादा सदस्य दफनाए गए हैं, तो हुमायूं का मकबरा, है ना। इसी में इनके 2 बेटे भी मार दिए गए। अभी इन्होंने सरेंडर भी कर दिया था, तो इनको अंग्रेजों ने कहा कि तुम ज्यादा उड़ रहे हो, अभी तुमको कुतुब मीनार पसंद नहीं आया, तो इनको म्यांमार भेज दिया। कहाँ भेजा? म्यांमार में होता था रंगून। रंगून था, कहना सुना है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। याद है? नहीं याद है? हाँ, वही वाला। तो यहाँ भेजा इनको। कहाँ? रंगून। रंगून पड़ता है म्यांमार में। कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। तो इनको यहाँ भेज दिया, मतलब देश से निकाला हो गया इनका। और वहीं बेचारा एक घुट घुट कर मर गया। तो बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पे होगा? म्यांमार के रंगून में। तो बहादुर शाह जफर का मकबरा म्यांमार के रंगून में। और यही होगा मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह। क्या होगा? अंतिम बादशाह। तो खत्म है मुगल, खत्म। इतना इशारा है, कुछ और कुछ है? छाप लो इसको फिर।